Everyone, welcome back. In this video lecture, we will discuss about chapter 1 from class 8 science crop production and management. पार्ट 2 है ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि पहले के ज़माने में खेतीबाड़ी किस तरीके से की जाती थी, क्यों ज़रूरत पड़ी थी लोगों को इस एग्रीकल्चर के बारे में, क्रॉप के बारे में, कि किस तरह से आगे खेतीबाड़ी वगैरह की जाए, ये सारी बातें हमने जानी थी। उसके बाद हमने क्रॉप्स को दो सीज़न के हिसाब से दो अलग अलग भाग में भी डिवाइड किया था क्रॉप्स के हिसाब से। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब बड़े पैमाने पे जब कोई भी काम किया जाता है तो उसमें हमारा मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो हमने क्रॉप प्रोडक्शन के मैनेजमेंट के बारे में हमको आगे और देखना है। नॉर्मली इसमें 7 जो पॉइंट्स होते हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो मैंने आपको एक क्वेश्चंस भी दिया था होमवर्क में करने के लिए, जिसमें आपको ये 7 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना था। ठीक है, तो इसका पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। इसके अलावा देखो बहुत सारी जो इसका समराइजेशन करके मैंने नीचे सारा पॉइंट आउट किया है, तो हम उसी जो नीचे दे रखा है उसी में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या आता है सबसे पहला पॉइंट आपका, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर मुझे लगानी है, कोई भी सीड्स वगैरह किसी भी क्रॉप्स के लगाना है, कि मुझे जो मेरी फसल लगानी है, तो मुझे उसको सबसे पहले ज़मीन को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ज़मीन की जो मिट्टी है उसको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, अप एंड डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अब अप एंड डाउन करने के लिए दो चीज़ें, या तो प्लोइंग की जाती है या टिलिंग की जाती है। प्लोइंग का मतलब क्या होता है, एक्सपोज इनर लेयर ऑफ सॉइल टू एयर। जो नीचे की जो ज़मीन मिट्टी में, जो ज़मीन के अंदर जो मिट्टी जो नीचे रह गई होती है उसको ऊपर कर दिया जाता है, ऊपर नीचे, ताकि सारी रेत को क्या मिले, प्रॉपर मात्रा में एयर मिले। अगर आप लोगों को पता हो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे आपके आएगा कि सॉइल की भी अलग अलग लेयर्स में क्लासिफिकेशन किया जाता है, कि सॉइल की इस लेयर में टॉप मोस्ट लेयर में क्या होता है, मिडिल लेयर में क्या क्या होता है, सबसे नीचे वाली लेयर में क्या होता है। तो यही काम होता है कि जो प्लोइंग के द्वारा जो नीचे की मिट्टी होती है उसको ऊपर कर दिया जाए, ताकि उसको सफिशेंट मात्रा में क्या मिले, एयर मिले। उसके बाद देखो आपका क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में टिलिंग किया जाता है। क्या किया जाता है आपका, टिलिंग किया जाता है। टिलिंग का मतलब होता है लेवलिंग ऑफ द सॉइल। जो आपका थोड़ा बहुत अगर कंकर वगैरह, माटी वगैरह उधर धंस गई है तो उसको वापस क्या कर दिया जाता है, लेवलिंग किया जाता है। अब देखो ये लेवलिंग वगैरह किसकी मदद से होती है, ये 3 इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे औजार यूज में किए जाते हैं। एक तो होए, जिसे हम पावड़ा भी बोलते हैं देसी भाषा में, पावड़ा वगैरह अलग अलग टाइप्स के पावड़े आते हैं, तो एक तो इंग्लिश में इसको होए बोलते हैं। फिर आपका प्लो आता है। ठीक है, इस तरह से इसको जो वगैरह, वो जो पुराने बैल वगैरह होते हैं उसके पीछे लगा दिया जाता था, और ऐसे उसको ज़मीन के अंदर ऐसे 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 चला दिया जाता था, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लोए। और आजकल के मॉडर्न युग में आजकल ट्रैक्टर के पीछे लगाने के लिए क्या आ गया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या टिलिंग वगैरह करने के लिए कल्टीवेटर नाम का इक्विपमेंट्स आपको मार्केट में मिल सकता है। तो उससे थोड़ा सा क्या होता है, ये जो पुराने इक्विपमेंट्स थे ना, होए और प्लो, ये थोड़े क्या थे, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग थे। प्लस इसमें जो किसानों को है ना, मजदूरी बहुत करनी पड़ती थी, मेहनत बहुत लगती थी। इसलिए आजकल मॉडर्न जो एग्रीकल्चर प्रोसेस चलता है उसमें ट्रैक्टर के पीछे ये कल्टीवेटर को लगा दिया जाता है और सॉइल को अपने हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप में आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बुक्स में और भी आपको ये जो पेजेस दे रखे उसमें आप एक बार गो थ्रू होना। सेकंड नंबर का देखो आपका आता है सोइंग। क्या आता है सेकंड नंबर का, सोइंग। सोइंग का मतलब होता है कि जो भी मुझे फसल उगानी है उसका बीजों को लगा देना उन मिट्टी के अंदर। देखो किस तरह से लगाया जाता है। देखो उसके अलावा पहले जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में थोड़ा ये भी आप देख लेना, ये पावड़ा जो मैं बता रहा था कि प्लो किस तरह से बैल के पीछे लगा दिया जाता है, फिर होए देखो पावड़ा और ये कल्टीवेटर, तो ये भी थोड़ा सा आप इसके भी गो थ्रू हो जाना, बहुत इजी इजी कंसेप्ट है। फिर देखो आपका सोइंग, दूसरा प्रैक्टिसेस में क्या आता है, सोइंग यानी बीजों का रोपण करना, बीजों को लगाना। देखो पहले के टाइम में जो होता था, ये ट्रेडिशनल मेथड है कि बैलों के पीछे ये इस तरह सा एक इक्विपमेंट लगा दिया जाता था, और इसमें इस तरह का ये फनल शेप का होता था, फनल शेप इस तरह का होता था, और ये फनल के अंदर आपके क्या डाले जाते थे, इसमें बीज डाले जाते थे, बीज। और यहाँ से नीचे से ये थोड़ा सा ऐसे तीखा टाइप होता था कि ये जो ज़मीन के अंदर जाता था, और यहाँ से सीड्स जब डाले जाते थे तो जैसे जैसे ये बैल आगे बढ़ते वैसे वैसे यहाँ से बीज आपके गिरते रहते, और ये मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर एकदम नीचे अच्छे से अंदर चले जाते हैं। और इस तरह से ट्रेडिशनल मेथड में किया जाता था। अब बात वही है कि जब ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होता था बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत ही मेहनत इसमें लगती थी।
ठीक है। तो मजदूरी वगैरह बहुत होती थी। तो आजकल के मॉडर्न एजुकेशन में, मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो आपका चलता है वो क्या चलता है, सीड ड्रिल मशीन आती है। सीड ड्रिल लग ऑलमोस्ट सिमिलर सा कंसेप्ट यही होता है कि इस तरह से होता है, लेकिन उसको उस सीड ड्रिल मशीन को कहाँ पे लगा दिया जाता है, ट्रैक्टर के पीछे यूज़ कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक आदमी बैठ जाता है और वो आदमी बैठा बैठा क्या करता है, एक जना ट्रैक्टर चलाता है, एक आदमी इसके ऊपर बैठ जाता है, और यहाँ पे फिर से वही फनल टाइप स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का फनल जैसा, और इसके अंदर ये बीज डालते रहते हैं और ये तीखा तीखा नीचे से होता है, इस तरह से अलग अलग। तो इस तरह से सीड ड्रिलिंग की जाती है। और सीड ड्रिलिंग का जो ये वाला मेथड है ये थोड़ा लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा ही इजीली हो जाता है, क्योंकि मशीन के द्वारा, ट्रैक्टर एक क्या है, हमारी मशीन है, तो मशीन के द्वारा कोई भी काम होता है। तो मशीन का काम क्या होता है हमारे लिए, हमारे जीवन में मशीन क्यों उपयुक्त होती है, क्योंकि मशीन हमारे काम को क्या कर देता है, आसान कर देता है। तो यहाँ पे देखो काम कौन करता था, बैल करता था। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब है पहले के ज़माने में, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, उससे पहले खेती बाड़ी कैसे की जाती थी। फनल मैंने आपको बताया क्या होता है, वैसे के वैसे फनल यहाँ पे सीड ड्रिल पे भी लिखे हुए होते हैं। तो इस तरह से आपका दूसरा प्रोसेस क्या चलता है, स्टेप्स ऑफ फार्मिंग में सोइंग चलता है। ठीक है, दो मैंने आपको बताए, पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और दूसरा सोइंग। अब देखो जब बीज लगा दिए गए हैं, तो बीज लगाने के बाद खेडूत मित्र जो किसान वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो भी आपने जो खेती बाड़ी लगाई है, बीज वगैरह लगा दिए हैं, उनमें वो लोग या तो मैन्योर ऐड करते हैं और फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं। अब देखो एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्यों किया जाता है, क्यों डाले जाते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, ताकि ग्रोथ क्रॉप्स की क्या हो, अच्छी हो। ग्रोथ क्या हो, क्रॉप्स की अच्छी हो। मतलब कि हर कोई, अब देखो मैं भी अगर फसल लगा रहा हूँ तो मैं भी ऐसा ही चाहूँ ना कि मेरी फसल क्या अच्छे से उगे। अब ऐसा तो मैं चाहूँगा नहीं कि हाँ भाई मैंने लगा दिए, खर्चा कर दिया, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और मेरी ख़राब फसल हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, कोई किसान को ऐसा नहीं चाहेगा। तो और भी वो अपने तरह से एफर्ट्स डालता है और अपने क्रॉप्स को और भी ग्रोथ करने के लिए वो उसमें क्या ऐड करता है, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स डालता है। अब देखो मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों अलग अलग चीज़, आप कंफ्यूज मत होना, आपको आगे मैं डिफरेंस बिटवीन भी समझा दूंगा कि क्या है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। अभी हम थोड़ा डीप में हम देखेंगे इसको, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम आप लोग आगे हायर क्लासेस में जाते हो ना, तो आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंट पता नहीं चलता है। देखो मैन्योर जो आता है ना आपका ऑर्गेनिक होता है सब्सटेंस। ऑर्गेनिक मतलब देखो ऑर्गन वर्ड से यार देखो, दो ऑर्गन कहाँ होते हैं कि जीव जंतुओं में होते हैं, हमारे में होते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कुछ ना कुछ आपका जीव जंतुओं से जुड़ी हुई चीज़ें जब ऐड की जाएगी वो आपका क्या होता है, मैन्योर होता है। और ये पूरी तरह से क्या होता है, नेचुरल होता है, यानी प्राकृतिक भी होता है पूरी तरह से। ठीक है, तो मैन्योर मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मली जीव जंतुओं के किसी भी चीज़ से, अब देखो जीव जंतुओं से किसी भी चीज़ से, यानी देखो मैं काऊ डंग से भी बना सकता हूँ। काऊ डंग यानी गाय का जो गोबर है, या बकरी की जो मिंगनियाँ है, या इस तरह से एनिमल का एक्सक्रिएटा है, या इस तरह से जो भी चीज़ आपने देखा होगा कि आप जब गाँवों में जाते हो तो गाय के गोबर को अच्छे से थेपड़े वेपड़े बना के अच्छे से उसको सुखा दिया जाता है, और धीरे धीरे जब उसका जो अच्छे से सूख जाता है तो लोग उसी को कैसे यूज़ करते हैं, इस तरह से खातर के रूप में उसको यूज़ करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैन्योर का एग्जाम्पल एक क्या है मेरा, काओ डंग। काओ डंग, काओ डंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम पता ही है कि गोबर हम जिसे बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है खेडूत मित्र के लिए गोबर, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया वगैरह पनपते हैं और वो किसी ना किसी तरीके से जो आपकी सॉइल है उसको क्या कर देती है, रिच इन मिनरल्स कर देती है। तो ये आपका होता है मैन्योर, जो आर्टिफिशियल नहीं होता है, नेचुरल होता है। क्या होता है, नेचुरल यानी प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक क्यों, क्योंकि देखो हमने किससे बनाया है, गाय के गोबर या जो कोई भी जीव जंतु है उनके एक्सक्रेटा या कुछ ऑर्गेनिक, याद रखना आप, ये मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और फिर देखो आपका दूसरा क्या आता है, आपका फर्टिलाइजर्स आता है। अब फर्टिलाइजर्स मोस्टली क्या होता है, जिसमें किसी ना किसी रूप से केमिकल का भी यूज किया जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाता है। ठीक है, और देखो और थोड़ा डीपली हम देख लेते हैं बुक के जो पॉइंट आउट आपके क्या दे रखे हैं, उसमें भी हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। ये देखो आपका adding manure and fertilizers, the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. Soil supplies minerals, nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants. ये जो मैंने बात कर दी, ठीक है, आपको बताया है मैंने ये ऑलरेडी। उसके बाद देखो थोड़ा सा हम नीचे देखते हैं, ये सारी वही चीज़ें बता रही। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखो आप, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया। देखो कुछ फर्टिलाइजर्स, अब देखो फर्टिलाइजर मैंने क्या बोला, मैन्योर का बनता है आपका, खेडूत मित्र खुद ही बनाता है।
उसके घरों उसके गाँव में खेतों के बाद जो होता है ना बड़ा सा खेत वहीं पे बनाता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका फर्टिलाइजर्स है मोस्टली कहाँ बनता है, आपका फैक्ट्रीज में बनता है। कुछ एग्जांपल्स देखो, यूरिया है, आपने देखा होगा अगर आप लोग अपने खेतों में देखते होगे कि जो आपके जो खेती बाड़ी करता है वो यूरिया के कट्टे वगैरह लाता है, ठीक है। आप देखना उन कट्टों में थोड़ी थोड़ी सी ऐसे गंध भी आती है, और कैसी गंध आती है, थोड़ी बहुत यूरिन जैसी गंध वगैरह भी आती है। तो यूरिया है, और देखो उसके उसके बाद क्या होता है, अमोनियम सल्फेट होता है आपका। उसके बाद देखो क्या होता है, पोटास। अब देखो मोस्टली ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, ये रिच इन क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, एन। फॉस्फोरस का सिंबल क्या है, पी। और पोटेशियम का सिंबल क्या है, के। तो एन पी के आप याद रखना कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो रिच होते हैं किसमें, एन पी के में, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ताकि वो क्रॉप्स के लिए क्या रहे, बहुत ही लाभदायक रहे। उसके बाद देखो एक डिफरेंस बिटवीन भी दे रखा है आपका फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का, देख लेते हैं हम इसको। फर्टिलाइजर इज इन एन ऑर्गेनिक सॉइल, इज एन इनऑर्गेनिक सॉइल। देखो मैन्योर क्या था आपका, मैंने बताया कि ऑर्गेनिक था, लेकिन देखो फर्टिलाइजर आपका क्या इनऑर्गेनिक है, तो एक डिफरेंस आपका ये हो गया। फिर देखो सेकंड पॉइंट, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर को हम कहाँ पे बनाते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर बनाते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, लेकिन मैन्योर कहाँ बनता है आपका, एक फील्ड में ही बनता है। तो ये भी एक आपका होमवर्क में क्वेश्चन राइट आउट कर देना कि आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का। फिर देखो फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जब फर्टिलाइजर को मैं डालता हूँ तो उसमें किसी भी तरह का ह्यूमस नहीं होता है सॉइल में। ह्यूमस यानी ह्यूमस इन द सेंस थोड़ी सी नमी टाइप होता है, लेकिन जब फर्टिलाइजर में डालता हूँ तो उससे कोई भी ह्यूमस नहीं होता है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन जो मैन्योर होता है वो जब मैं उसके डालता हूँ किसी भी मेरी खेती पे, ठीक है, तो उसमें मुझे क्या मिलता है, बहुत सारा ह्यूमस मिलता है। Fertilizers are very rich in plants nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके याद रखना आप। एनपीके, एनपीके मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एन यानी नाइट्रोजन, पी यानी फॉस्फोरस और के यानी पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है के। क्या होता है, पोटेशियम का सिंबल के। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ये जो मैन्योर होते हैं थोड़े से जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए उसमें थोड़े से क्या होते हैं, लेस रिच होते हैं अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपका ग्रोथ नहीं देता है जितना फर्टिलाइजर से ग्रोथ मिल जाता है जल्दी। लेकिन बेस्ट जो रहता है ना वो आपके लिए क्या रहता है, मैन्योर रहता है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब देखो एडवांटेज ऑफ मैन्योर की भी हम बात कर देते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, दिस इज बिकॉज, देखो ये भी यही बात कह रहा है कि जो मैन्योर होता है ना ऑर्गेनिक, वो एक अच्छा, उससे जो आपको जो यील्ड मिलती है, उससे जो आपको जो आपके फल वगैरह जो मिलेंगे, जो आपकी खेती वगैरह मिलेगी, वो उसका क्वालिटी कैसी होगी, बहुत ही अच्छी होगी, और हमारी सेहत के लिए भी वो क्या होगी, अच्छी होगी। इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इट एनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की क्या करा देता है, बढ़ा देता है। अगर मैं मैन्योर डालूंगा, मान लो मेरी कोई माटी सॉइल अच्छी नहीं है, कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो वाटर होल्ड तो करके रखना पड़ेगा, तभी आपको क्रॉप्स को वो काम में आएगा पानी, ठीक है। तो अगर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो मैं उसमें अगर मैन्युअल ऐड कर देता हूँ तो मेरी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। उसके बाद देखो इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम इजीली। और उसके अलावा क्या होता है, मैन्युअल डालने से सॉइल थोड़ी सी क्या हो जाती है, पोरस यानी बिल्कुल पोची पोची टाइप हो जाती है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या हो जाता है, ईजिली हो जाता है। अब देखो एक्सचेंज गैसेज कौन सी, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो हमने पढ़ा है पिछली बार कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हो जाता है, लेकिन इनके अलावा जो भी गैसेस है ना, नाइट्रोजन वगैरह चाहिए उनको, तो वो किसकी मदद से मिलेगी, सॉइल की मदद से, रूट्स एब्जॉर्व कर लेगी, तो ये थोड़ा उसके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और मैन्युअर डालने से क्या होगा कि मैन्युअर डालने से ये जो आपके माइक्रोब्स है ना, माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सॉइल के अंदर पनपेंगे और किसी ना किसी रूप से आपकी जो फसल बन रही है उसको और भी ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। बहुत ही ज़रूरी होते हैं ये माइक्रोब्स एक खेड़ूत। और एक मैं बोलूँ ना कि जो किसान होता है ना, इसके मैं दोस्त भी, फ्रेंड्स भी बोल सकता हूँ, किसको, माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये मिट्टी की क्वालिटी को भी थोड़ा क्या कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। तो इस तरह से आज मैंने आपको 3 पॉइंट पढ़ाया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि भाई प्लोइंग और टिलिंग द्वारा हम कर सकते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स उसमें यूज होते हैं। उसके बाद देखा हमने सोइंग, कि जिसमें हमने 2 मेथड्स देखे, ट्रेडिशनल पहला पुराना मेथड देखा, और उसके बाद हमने कौन सा देखा कि आज का मॉडर्न युग में कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को हमने थोड़ा सा डीप में देखा।
ठीक है। उसके बाद देखो हम इरिगेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो इरिगेशन आपका क्या होता है कि सिंचाई, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई। सिंचाई इन द सेंस कि देखो पानी उसको डालना है। अब देखो हमने फसल लगा दी है, बीज भी लगा दिए है, सब कुछ कर दिया है, मैन्योर भी हमने तरीके से डाल दिया, फर्टिलाइजर। अब देखो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी और भी क्या है, पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी। बिना पानी तो आपका कैसे होगा, फसल बढ़ेगी नहीं। तो इरिगेशन आपका आता है पॉइंट। फिर बाद में चौथा स्टेप आता है। अब देखो इरिगेशन की मैं बात करूँ ना, इरिगेशन की, तो यहाँ पे भी आपका ट्रेडिशनल मेथड्स दे रखा है। ट्रेडिशनल मेथड्स यानी पहले के टाइम में खेती कैसे होती थी। तो यहाँ पे देखो ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं कि किस तरह से लोग पहले के टाइम में, देखो जो आपका कुआं होता था उसमें से खुद देखो किसान कुएं में से पानी निकाल के डाल रहा है कि खेतों में। देखो कितनी मजूरी उसको करनी पड़ती थी। इसको हम बोलते थे मोट मेथड बोलते थे। उसके बाद देखो आपका चेन पंप, कि इस तरह से आपने बहुत ही धक 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 आवाज़ करता था, डीजल वगैरह की मदद से वो चलता था। और चेन पंप इस तरह से टाँके बनाए जाते हैं और वो पानी सारे खेतों में जाता। तो उसमें भी आपका बहुत कंज्यूम करता है कि डीजल वगैरह भी बहुत ज़्यादा जाता था, उसमें भी बहुत मजूरी लगती थी। उसके बाद देखो कौन सा मेथड चला, ढेकली मेथड चला। उसके बाद देखो कौन सा मेथड चला, राहत मेथड चला। राहत मेथड में देखो किस तरह से होता है, एक बैल को लगा दिया जाता है पुली के ऊपर, ये पूरा ऐसे 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 घूमता रहता है पानी में और उसकी सिंचाई होती रहती है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो ट्रेडिशनल मेथड थे, यानी पुराने मेथड्स में खेती बाड़ी इस तरह से की जाती थी। लेकिन देखो वो सारी चीज़ें क्या होती थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, प्लस एफर्ट्स ज़्यादा लगते थे। इन सारी चीज़ों में जो किसान के ना एफर्ट्स ज़्यादा लगते थे। तो आजकल जो मॉडिफिकेशन जो युग आया है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, इसमें लोग इरिगेशन कैसे करते हैं, इन दो मेथड से करते हैं। एक तो स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम का मतलब क्या होता है, फुहारे लगा दिए जाते हैं और फुहारे के द्वारा, जैसे मान लो ये मेरी लैंड है और इसमें मैं फुहारे लगा दूँ तो वो पानी चलता रहेगा। तो इस तरह से एक तो इरिगेशन किया जाता है। और दूसरा आपका देखो कौन सा सिस्टम आता है, ड्रिप सिस्टम आता है। ड्रिप सिस्टम यानी टपक पद्धति जिसे हम बोलते हैं, कि अगर मान लो कोई फील्ड दे रखा है आपका, तो अगर फील्ड अगर मान लो दे रखा है तो उसमें टप 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 धीरे धीरे धीरे। और ये टपक पद्धति से पता है क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है कि एक तो बहुत ही कम पानी जाता है, ठीक है, प्लस धीरे धीरे पानी जो जाता है ना बिल्कुल जड़ों तक पहुंचता है। किसकी जड़ों तक पहुंचता है, जो भी फसल आपने क्रॉप लगा रखी है उसके रूट्स तक ये ड्रिप सिस्टम से जाता है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बहुत ही अच्छा ये मेथड आजकल माना जाता है। लेकिन मोस्टली आज के टाइम में जो खेडूत यूज़ करते हैं वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, स्प्रिंकल मेथड। क्योंकि इसमें पानी थोड़ा थोड़ा क्या आता है, कम आता है, और टाइम कंज्यूमिंग ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंकल मेथड। ठीक है। तो इस तरह से हमने इरिगेशंस के बारे में भी इस लेक्चर में देखा। अगले वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और आगे के पॉइंट्स के बारे में जानेंगे।